नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मनीष अलग है और आज हम डिस्कस करेंगे रिकवरी एजेंट्स के बारे में। सबसे पहला टॉपिक हम ये देखेंगे कि रिकवरी एजेंट्स होते कौन हैं और बैंक्स को क्यों ज़रूरत पड़ी है इन्हें हायर करने की। दूसरा हम डिस्कस करेंगे आरबीआई का सर्कुलर 24 अप्रैल 2008 का क्या कहता है इनके बारे में। तीसरा हम ये देखेंगे कि बैंकिंग कोड और स्टैंडर्ड ऑफ इंडिया क्या कहता है इनके बारे में। और चौथा हम ये देखेंगे कि क्या क्या डूज और डोंट्स हैं एक बोरोअर के लिए जब वो एक रिकवरी एजेंट के साथ डील करता है। और पांचवा हम दोस्तों ये देखेंगे कि बैंक्स और रिकवरी एजेंट्स के लिए क्या क्या चीज़ें वो नहीं कर सकते एक बोरोअर से पैसा निकलवाते वक्त। और छठा हम दोस्तों ये देखेंगे कि क्या क्या लीगल रेमेडीज़ हैं, क्या क्या लीगल एक्शंस हैं जो एक बोरोअर ले सकता है रिकवरी एजेंट्स के खिलाफ अगर वो कुछ ऐसा काम करते हैं जो लॉ के अगेंस्ट है। सातवां दोस्तों हम ये देखेंगे कि कौन सी ऐसी रिक्वेस्ट हैं जो एक बोरोअर कर सकता है अपने बैंक को इन केस अगर वो ईएमआई देने में मुश्किल फेस कर रहे हैं। और आठवां दोस्तों और आखिरी हम ये डिस्कस करेंगे कि बैंक्स के पास क्या क्या लीगल रेमेडीज होती हैं अपने बोरोअर से पैसा निकलवाने के लिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं कि रिकवरी एजेंट्स होते कौन हैं। रिकवरी एजेंट्स वो लोग होते हैं जो क्लाइंट को, बैंक के क्लाइंट को परस्यू करते हैं बैंक का पैसा देने के लिए जब वो डिफ़ॉल्ट कर जाते हैं। बेसिकली ये पैसा या तो लोन के तौर पे दिया होता है उन्होंने या क्रेडिट कार्ड के थ्रू लिया होता है। और इनकी ज़रूरत क्यों पड़ती है? सबसे पहली बात कि टाइम, एक एम्प्लॉय के लिए अलग से टाइम निकालना काफ़ी मुश्किल रहेगा। दूसरा, ट्रेनिंग होती है स्पेशल जो 50 से 100 घंटे की ट्रेनिंग होती है। और ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद रिकवरी एजेंट्स को ट्रेनिंग कंप्लीशन सर्टिफिकेट दिया जाता है और सर्टिफिकेट देने के बाद इनका एग्ज़ाम होता है और एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद रिकवरी एजेंसी का इनको लाइसेंस मिलता है। तो दोस्तों ये हमने देखा रिकवरी एजेंट्स के बारे में। अब हम डिस्कस करेंगे दूसरा टॉपिक जो है आरबीआई का सर्कुलर 24 अप्रैल 2008 का क्या कहता है। सबसे पहली बात वो ये कहता है कि बैंक हायर करने से पहले रिकवरी एजेंट की पहले पूरी वेरिफिकेशन कर लेगा कहीं वो किसी क्रिमिनल बैकग्राउंड का तो नहीं है। दूसरा, अपनी रिकवरी एजेंट्स की लिस्ट को वो अपनी वेबसाइट पे शेयर करेगा। तीसरा, कोई भी बैंक आपको रिकवरी एजेंट डिप्यूट करने से पहले आपको इन्फॉर्म करेगा उस रिकवरी एजेंट के बारे में। और चौथा कि जो भी आपके पास रिकवरी एजेंट आएगा उसके पास ऑथराइजेशन लेटर और आई कार्ड होना चाहिए। देखिए, बातें तो और भी हैं इस आरबीआई के सर्कुलर में जो मैं आपके साथ शेयर कर लूँगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे। लेकिन ये कुछ बातें ऐसी हैं कि इन केस अगर ये नहीं करता, आपको लगता है कि ये फॉलो नहीं हो रही, तो आप इसकी कंप्लेन कर सकते हैं। तो दोस्तों अब हम देखते हैं कि अपना तीसरा टॉपिक बैंकिंग कोड एंड स्टैंडर्ड ऑफ इंडिया क्या कहता है इसके बारे में, रिकवरी एजेंट्स के बारे में। इसके पैराग्राफ 7 से हमें इसका क्लू मिलेगा जो कि मैं सर्कुलर नीचे शेयर कर दूंगा आपका डिस्क्रिप्शन पे। सबसे पहली बात 7K में ये कहता है कि बिफोर स्टार्टिंग फुल प्रोसीडिंग्स एक बैंक अपने बोरोअर को पूरा इंटीमेट करेगा इसके बारे में कि आपके खिलाफ पूरी फुल प्रोसीडिंग स्टार्ट हो गई हैं और इसकी इंटीमेशन वो अपनी वेबसाइट पे भी देगा। इसके बाद आता है 7H के कुछ पॉइंट्स मैं आपको हाईलाइट करके बताता हूँ क्या है वो। सबसे पहला, आई कार्ड कैरी करना बहुत ज़रूरी है। दूसरा, जो भी रिकवरी एजेंट होगा वो आपकी मतलब बोरोअर की बताई हुई जगह पे मिलेगा, मतलब चॉइस ऑफ प्लेस आपका होगा। तीसरा, वो आपकी प्राइवेसी को पूरा रिस्पेक्ट करेंगे। और चौथा, जो मिलने का समय है वो सुबह 7 बजे से शाम के 7 बजे तक है, अनटिल अनलेस की कोई बहुत ही स्पेशल सर्कमस्टांसेस हो। इसके अलावा बैंक को भी कहा गया है कि आप अपनी जितनी भी मीटिंग्स हैं उसका आप जो भी प्रोसीडिंग्स हैं वो आप नोट करके रखें अपने पास। इसके बाद ये कहा गया है कि कोई भी एब्यूसिव लैंग्वेज कोई भी किसी भी तरीके का आपको धमकी या फिर मिस रिप्रेजेंटेशन नहीं कर सकता रिकवरी एजेंट।
और इन केस अगर ऐसा कोई करता है तो उसके खिलाफ आप कंप्लेंट कर सकते हैं। और अगर ये कंप्लेंट आती है कोर्ट में तो ये सिविल कंप्लेंट होगी, ये क्रिमिनल कंप्लेंट नहीं होगी, ये वहाँ पे क्लियर किया गया। तो अब हम डिस्कस करते हैं इसके बाद अपना चौथा टॉपिक, वो है डूज एंड डोंट्स, कि हमें एक बोरोवर को रिकवरी एजेंट से डील करते वक्त क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए और क्या क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए। तो हम डूज से शुरुआत करते हैं, मतलब क्या क्या चीज़ें आपको करनी चाहिए। सबसे पहला, जब भी मीटिंग हो रिकवरी एजेंट से, रिकवरी एजेंट का पूरा नाम, डेट, टाइम, प्लेस ऑफ मीटिंग और उसके अंदर क्या क्या बात हुई आपको हमेशा डायरी में नोट करनी चाहिए। सीसीटीवी हो ज़्यादा बेटर है और उसमें वो कैप्चर हो आपकी मीटिंग, या फिर अगर नहीं हो सकता तो मोबाइल के थ्रू आप रिकॉर्ड कीजिए। और आई कार्ड चेक कीजिए, ऑथराइजेशन लेटर चेक कीजिए, और इन केस अगर उसके पास नहीं है तो आपके पास ऑप्शन है, आप मना कर सकते हैं कि आप उनके साथ डील नहीं करना। अब दोस्तों हम देखते हैं डोंट्स, मतलब क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान रखनी है कि आपको नहीं करनी एक रिकवरी एजेंट के साथ डील करते वक्त। सबसे पहला, आपको उनकी कॉल्स को अवॉइड नहीं करना। अगर वो कॉल करते हैं, अगर आप उनको टाइम देते हैं तो उस टाइम पे आप ज़रूर उनसे बात कीजिए। और अगर आपको ईएमआई देने में परेशानी आ रही है तो आप बैंक को मेल लिख सकते हैं, थोड़ा बहुत टाइम मांग सकते हैं उनसे आप। और दूसरा है दोस्तों कि आप कभी भी अपना टेम्पर लूज़ मत कीजिए, क्योंकि ये उनकी टैक्टिक्स होती हैं। अगर आप अपना टेम्पर लूज़ करेंगे तो आप भी कुछ ऐसा कह देंगे कि बाद में अगर आप रिकवरी एजेंट के खिलाफ अगर आप पुलिस कंप्लेंट करते हैं तो रिकवरी एजेंट भी अपनी उसमें दिखा सकता है कि यस आपने भी ये चीज़ें कही हैं। और तीसरा दोस्तों, आपको ये ध्यान रखना है कि अगर पर्सनल मीटिंग आपकी सेट हुई है तो आप उसको लिंगर ऑन, ज़्यादा पोस्टपोन मत करें। आप उनको बेसिकली मिलना अवॉइड मत कीजिए। ऐसा ना कीजिए बार बार आप टाइम दे रहे हैं और मिल नहीं रहे, वो भी आपके अगेंस्ट जा सकता है। आप मिलिए, बात कीजिए, समझाइए उसको। चौथी चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है वो ये है कि आप कोई भी फॉल्स कमिटमेंट मत कीजिए। मान लीजिए अगर 10 तारीख अगले महीने की आपकी 40,000 की ईएमआई ड्यू है और आपको पता है आप 40,000 नहीं दे सकते, आप 20,000 दे सकते हैं या 10,000 दे सकते हैं, लेकिन आपने कमिटमेंट कर दी, आप फॉल्स कमिटमेंट मत कीजिए। आप जितना कर सकते हैं, जितना आपको लगता है, बेशक उनसे थोड़ा सा कम ही कमिट कीजिए। तो ये था दोस्तों हमारा चौथा टॉपिक। पांचवा दोस्तों टॉपिक ये कहता है कि कोई भी बैंक और रिकवरी एजेंट आपके क्या क्या चीज़ें नहीं कर सकता। सबसे पहला, आपके रिश्तेदार, आपके कोलीग्स, आपके फ्रेंड्स, इन सबको कॉल करके वो आपकी बदनामी या उनको नहीं कह सकता, तंग नहीं कर सकता। और इन केस अगर ऐसा कोई करता है तो आइडली उस रिलेटिव को, उस फ्रेंड को जिसके पास कॉल गया है, वो उस कॉल को रिकॉर्ड करे और उसके बाद उसकी पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट करे। और इसके बिना पे हम लीगल नोटिस भी भेज सकते हैं उस बैंक या एनबीएफसी को। दूसरा पॉइंट है दोस्तों, ना तो वो कह सकते हैं, ना आपके किसी मोहल्ले वाले रिश्तेदार, दोस्त या कोलीग के सामने आपको एब्यूसिव लैंग्वेज या आपके साथ बदतमीज़ी कर सकते हैं वो, बिकॉज ये हरासमेंट का केस बनता है। तो ये भी नहीं कर सकते। उनका जो मोटिव है वो आपसे पैसे निकलवाना है, ना कि उनको मेंटल हरास करना है। तीसरा पॉइंट है दोस्तों कि कोई भी रिकवरी एजेंट आपकी इजाज़त के बिना आपके घर में घुस के, बिना कोर्ट की डायरेक्शन से आपकी प्रॉपर्टी को कॉन्फिस्केट नहीं कर सकता। जैसे गाड़ी, अगर आपकी ईएमआई अगर ड्यू हुई पड़ी है और कोई गाड़ी ज़बरदस्ती उठा के लेके जा रहा है तो वो नहीं कर सकता अनटिल अनलेस कि कोर्ट का ऑर्डर है। और चौथा दोस्तों, अगर बैंक ने किसी ऐसे इंसान को हायर करा है जिसका क्रिमिनल रिकॉर्ड है और आपकी नज़र में वो आ गया है, तो इसकी भी आप कंप्लेंट लिख सकते हैं, क्योंकि ये अलाउड नहीं है। दोस्तों अब हम अपना छठा टॉपिक करते हैं, जो कि है क्या क्या लीगल रेमेडीज़ हैं एक बोरोवर के पास इन केस वो हरास होता है रिकवरी एजेंट या बैंक से।
आर्टिकल 21 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का ये कहता है कि नो पर्सन कैन बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट इट इज़ अकॉर्डिंग टू द लॉ। मतलब अगर लॉ के अकॉर्डिंग नहीं है या लॉ ने नहीं कहा तब तक किसी की लाइफ या पर्सनल लिबर्टी को हम हैम्पर नहीं कर सकते, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने कहा। तो सबसे पहला पॉइंट ये आता है, फेयर डेट कलेक्शन प्रैक्टिसेस एक्ट ये कहता है कि कोई भी रिकवरी एजेंट या बैंक का एम्प्लॉय आपको हरास नहीं कर सकता, एब्यूसिव लैंग्वेज नहीं यूज़ कर सकता, थ्रेटनिंग नहीं कर सकता, और इन केस अगर करता है तो आप इसकी शिकायत अपने पुलिस स्टेशन में कर सकते हैं। अगर FIR लॉन्च कर सकते हैं पुलिस स्टेशन में, अगर नहीं पॉसिबल तो कंप्लेंट रजिस्टर कर सकते हैं पुलिस स्टेशन में स्टैम्प के साथ, और अगर ये भी पॉसिबल ना हो तो कंप्लेंट मजिस्ट्रेट को कर सकते हैं। आप मेल कर सकते हैं RBI को, ओम्बड्समैन को, आप लीगल नोटिस भेज सकते हैं बैंक को, और इन केस अगर RBI को पता लगता है आफ्टर ड्यू इंक्वायरी कि यस द रिकवरी एजेंट वाज ऑन फॉल्ट, तो उसके अगेंस्ट एक्शन हो सकता है, उसको पर्टिकुलर उस एरिया में ऑपरेट करने से हमेशा के लिए या कुछ टाइम के लिए बार्ड किया जा सकता है। दूसरा पॉइंट है दोस्तों कि इन केस आपके घर में कोई ज़बरदस्ती रिकवरी एजेंट घुसता है, जैसे गाड़ी की चाबियां लेने के लिए, उसको उठाने के लिए, तो आप उसके अगेंस्ट बिना कोर्ट के ऑर्डर के, तो आप उसके अगेंस्ट ट्रेसपासिंग का केस कर सकते हैं। इन केस तीसरा पॉइंट ये है कि आप एक्सटॉर्शन का केस दायर कर सकते हैं इन केस अगर आपसे ज़बरदस्ती पैसा छीनने की कोशिश करता है। और चौथा पॉइंट ये है कि आप सूट फॉर इंजंक्शन कर सकते हैं। बेसिकली इसके अंदर कोर्ट ऑर्डर करता है, या तो कुछ एक्ट करने के लिए ऑर्डर करता है या किसी एक्ट को रोकने के लिए ऑर्डर करेगा। रेट ऑफ मैंडेमस का यूज़ किया जा सकता है इसके अंदर। बेसिकली इसके अंदर कोर्ट ऑर्डर करेगा बैंक को अकॉर्डिंग टू लॉ चलने के लिए। तो आपके पास लीगल रेमेडीज़ बहुत सारी अवेलेबल हैं, ये डिपेंड करता है आपके केस के ऊपर और आपके लीगल रिप्रेजेंटेटिव जो आपके एडवोकेट हैं वो कितने एक्सपर्टीज़ हैं इसके अंदर। अब देखते हैं दोस्तों, सातवां हमारा जो टॉपिक है जो कि है आप क्या क्या रिक्वेस्ट कर सकते हैं। एक मतलब बोरोवर जो है क्या रिक्वेस्ट कर सकता है अपने बैंक को इन केस अगर वो EMI नहीं दे पा रहा। सबसे पहला वो अपनी EMI हॉलिडे के लिए रिक्वेस्ट कर सकता है कि 6 महीने साल के लिए उसकी EMI रोक दी जाए। दूसरा वो अपनी EMI को रिडक्शन के लिए कह सकता है, मींस उसका टेन्योर बढ़ा के, मान लीजिए उसकी EMI है करीब 40,000 की लेकिन टेन्योर 10 साल का है, अगर उसी को 25-30 साल कर दिया जाए तो करीब 20-25 हज़ार की EMI आ जाएगी। तीसरा है लोन रीस्ट्रक्चरिंग के लिए कह सकता है, वो रिक्वेस्ट कर सकता है जिसके अंदर चार्जेस और रेट ऑफ इंटरेस्ट उसके सारे कम होंगे। और चौथा है वो अपने किसी और एसेट को भी वो ऑफ़र कर सकता है कुछ EMI की ऑफसेट करने के लिए। जैसे कोई गाड़ी है, अगर मान लीजिए 4-5 लाख ड्यू हुआ है, वो अपना कह सकता है कि वो अपनी गाड़ी हाइपोथेकेट कर देगा। और पांचवा दोस्तों आखिरी है हमारा वन टाइम सेटलमेंट के ऑप्शन तो रहती है। तो ये था हमारा सातवां टॉपिक। अब हम डिस्कस करेंगे हमारा आखिरी टॉपिक जो कि है क्या क्या लीगल रेमेडीज़ हैं एक बैंक के पास अपने बोरोवर से पैसा निकलवाने के लिए। तो बैंक एक सबसे पहला डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल के पास जा सकता है, डेट रिकवरी एपेलाइट ट्रिब्यूनल के पास जा सकता है। दूसरा सरफासी एक्ट 2002 के अकॉर्डिंग वो आपसे पैसे का सूट फाइल कर सकता है। तीसरा वो ऑर्डिनरी मनी रिकवरी का केस डाल सकता है, ऑर्डर नंबर 37 मतलब 37 ऑफ सिविल कोड प्रोसीजर के तहत। और चौथा है नॉर्मल लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स जो होते हैं, जैसे आपके ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट हो गया, इसके अकॉर्डिंग कर सकता है। और पांचवा दोस्तों
कि इन केस अगर कंपनी है आपकी तो आर्बिट्रेशन के थ्रू भी वो आपके पास रिकवरी के लिए सूट फाइल कर सकता है। देखिए दोस्तों, ये सारी चीज़ें तो ठीक हैं, बट अगर आपने जो पैसा लिया है बैंक से वो वापस तो देना ही है। और ऐसा नहीं कि आप रिकवरी एजेंट के खिलाफ जाएंगे और कोर्ट आपकी दलील को सीधा मान लेगा। कभी कभी बहुत उल्टा भी हो जाता है। जैसे 7 जनवरी 2021 का ही केस है, एक नागपुर का हाई कोर्ट का, जिसमें एक मिस्टर चौहान ने सुसाइड कर लिया था। और ये केस दायर किया गया था कि ये रिकवरी एजेंट्स की हरासमेंट के थ्रू हुआ है, जिसको कि कोर्ट ने फिर नामंजूर कर दिया था। तो ये बहुत डिपेंड करता है आपके केस के ऊपर डिपेंड करता है, आपके लीगल रिप्रेजेंटेटिव, आपके एडवोकेट के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कैसे आपके केस को रिप्रेजेंट करता है। और इस वीडियो के अंत में मेरी सिर्फ आपसे ये रिक्वेस्ट है, इसे आप लाइक बेशक कीजिए या नहीं कीजिए, बट शेयर ज़रूर कीजिए, क्योंकि आपकी जानकारी में या आपके जानकारों की जानकारी में कोई ना कोई ऐसा होगा जो रिकवरी एजेंट से बहुत परेशान होगा, जिसको ये वीडियो बहुत हेल्प कर सकता है।